नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसे मामले की गहराई में उतरेंगे जिसने कॉरपोरेट दुनिया की सुरक्षित मानी जाने वाली दीवारों के पीछे की एक बेहद चौंकाने वाली सच्चाई को उजागर कर दिया है। साल 2022 से 2026 के बीच टीसीएस नासिक बीपीओ में जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ वर्कप्लेस हैरेसमेंट का कोई आम मामला नहीं था। उपलब्ध स्रोतों को देखें तो यह एक बहुत ही सुगठित सिंडिकेट द्वारा चलाए जा रहे साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन, ब्लैकमेलिंग और जबरन धर्मांतरण का एक ऐसा खौफनाक जाल था जिसने सिस्टम की हर एक सिक्योरिटी लेयर को भेद कर रख दिया था। आज हम सीधे स्रोतों से मिले तथ्यों के आधार पर इस पूरे घटनाक्रम को समझने की कोशिश करेंगे। ये सोचने वाली बात है कि जब कोई किसी जानी मानी मल्टीनेशनल कंपनी में कदम रखता है तो दिमाग में प्रोफेशनल ग्रोथ और सिक्योरिटी की ही तस्वीर होती है ना? लेकिन स्रोतों से मिली जानकारी ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि कैसे एक एकदम सुरक्षित दिखने वाला कॉर्पोरेट माहौल दरअसल एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड शिकारी नेटवर्क का मुखौटा बन सकता है। इस नेटवर्क ने बड़ी ही चालाकी से उन 18 से 25 साल के युवा कर्मचारियों को अपना शिकार बनाया जो बस अपने करियर की शुरुआत ही कर रहे थे और कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स से बिल्कुल अनजान थे। और देखिए, ये सब रातों रात नहीं हुआ। ये एक पूरी तरह से सोची समझी रणनीति थी जो भरोसे के नाम पर शुरू हुई थी। इस कहानी की शुरुआत होती है जनवरी 2022 से। स्रोत बताते हैं कि एक 23 वर्षीय हिंदू छात्रा जो बीसीए कर रही थी, उसकी मुलाकात अपने एक पुराने परिचित दानिश शेख से होती है। दानिश ने खुद को एक बहुत ही मददगार और केयरिंग मेंटर के रूप में पेश किया। उसने टीसीएस नासिक बीपीओ में उस लड़की को नौकरी दिलवाने में मदद भी की। अब एक फ्रेशर के लिए तो ये एक बहुत बड़ा मौका था, लेकिन ये मदद कोई निस्वार्थ नहीं थी। यहीं से विश्वास का वो जाल बिछाया गया जिसने आगे चलकर एक बेहद भयानक रूप ले लिया। अब देखिए कि ये पूरा सिंडिकेट काम कैसे करता था। ये एक तरह का साइकोलॉजिकल वॉरफेयर था। सबसे पहले एक मददगार दोस्त बनकर विश्वास जीतना, उसके बाद जुलाई 2022 में खंडोबा टेकरी जैसी सुनसान जगह पर शारीरिक सीमाएं लांघने की कोशिश करना, और जब लड़की ने विरोध किया तो प्यार और शादी का झूठा वादा देकर उसे मानसिक रूप से पूरी तरह से भ्रमित कर दिया गया। इसके बाद शुरू होता है उनके विश्वास और मान्यताओं पर प्रहार करना और अंततः बदनामी का डर दिखाकर ब्लैकमेल करना। ये एक ऐसा दुष्चक्र था जिसमें पीड़ितों को पूरी तरह से जकड़ लिया जाता था। इस पूरे मैनिपुलेशन का सबसे परेशान करने वाला हिस्सा था उनका मनोवैज्ञानिक हमला। स्रोत बिल्कुल स्पष्ट करते हैं कि दानिश और उसके साथी जानबूझकर हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते थे। उनका मकसद सिर्फ बहस जीतना नहीं था, बल्कि उन युवा लड़कियों की पहचान और उनके मूल विश्वास को गहरी चोट पहुंचाना था। जाहिर सी बात है, जब किसी की आस्था पर लगातार प्रहार किया जाता है तो उसका कॉन्फिडेंस डगमगाने लगता है, और यही वो भेद्यता थी जिसका ये पूरा समूह फायदा उठा रहा था। इस पूरे सिंडिकेट में एक बहुत ही रणनीतिक भूमिका नीदा खान नाम की कर्मचारी की थी। जब कोई लड़की उत्पीड़न से परेशान होकर रोती या टूट जाती थी तो नीदा एक तारणहार या यूं कहें कि झूठी हमदर्द बनकर उनके पास जाती थी। वो उनका भरोसा जीतती, लेकिन उसका असली मकसद उन्हें सांत्वना देना बिल्कुल नहीं था, बल्कि उन्हें ये समझाना था कि अगर वे सुरक्षित रहना चाहती हैं तो उन्हें इस्लाम अपना लेना चाहिए। ये उन्हें अलग थलग करने और धर्मांतरण की तरफ धकेलने की एक बिल्कुल सोची समझी चाल थी। सालों तक मानसिक और शारीरिक शोषण सहने के बाद फरवरी 2026 में एक ऐसा पल आया जिसने सारे भ्रम तोड़कर रख दिए। 23 वर्षीय मुख्य पीड़िता को महरीन नाम की महिला का एक मैसेज मिला जिसने बताया कि वो दानिश की असली पत्नी है और उनके 2 बच्चे भी हैं। जिस शादी के झूठे वादे पर इस पूरे शोषण की इमारत खड़ी की गई थी वो ताश के पत्तों की तरह ढह गई। दानिश ने भी बाद में बड़ी बेरहमी से ये मान लिया कि उसका शादी का कभी कोई इरादा था ही नहीं। ये एक विनाशकारी सच था जिसने पीड़िता को झकझोर कर रख दिया। यहाँ ये समझना बहुत दिलचस्प है कि ये किसी एक व्यक्ति का अपराध नहीं था। ये एक पूरी तरह से ऑर्गेनाइज्ड मशीनरी थी। दानिश शेख का काम था हेर फेर करना और झूठे वादे करना। तौसीफ अख्तर उत्पीड़न और ब्लैकमेलिंग का डिपार्टमेंट संभालता था। निदा खान वैचारिक रूप से ब्रेन वॉश करने का काम करती थीं। और सबसे चौंकाने वाला नाम है अश्विन चेनानी का, जो एक एचआर शील्ड के रूप में काम कर रहा था। हर व्यक्ति का अपना एक तय रोल था जिसकी वजह से ये सिंडिकेट इतने लंबे समय तक ऑपरेट कर पाया। अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि एक इतनी प्रतिष्ठित मल्टीनेशनल कंपनी में इतने बड़े पैमाने पर यह सब कैसे होता रहा? किसी अलार्म की घंटी क्यों नहीं बजी? इसका जवाब सिस्टम के एक बहुत बड़े फेलियर में छिपा है। जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो नीतियां केवल कागजों तक ही सिमट कर रह जाती हैं।
एचआर मैनेजमेंट का काम कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना होता है, लेकिन यहाँ तो कहानी बिल्कुल ही उल्टी थी। कागजों पर तो पॉश यानी प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट के नियम बहुत सख्त होते हैं, जिसके तहत किसी भी शिकायत पर तुरंत एक्शन होना चाहिए। लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही थी। स्रोत बताते हैं कि लड़कियों ने कई ईमेल और लिखित शिकायतें की थी, लेकिन पॉश ऑपरेशंस मैनेजर अश्विन चनानी ने जानबूझकर इन सभी शिकायतों को दबा दिया। उसने एक भी शिकायत को मुंबई हेड ऑफिस तक पहुंचने ही नहीं दिया। ये इस सिंडिकेट को बचाने के लिए जानबूझकर किया गया कृत्य था, जिसने सिस्टम को अंदर से पूरी तरह खोखला कर दिया। लेकिन कहते हैं ना, जुर्म कभी हमेशा के लिए नहीं छुपता। फरवरी 2026 में एक स्थानीय राजनेता ने नासिक पुलिस को जबरन धर्मांतरण के संदेह की एक गुप्त सूचना दी, और बस यहीं से भारत के कॉर्पोरेट इतिहास के सबसे शानदार अंडरकवर स्टिंग ऑपरेशनों में से एक की शुरुआत हुई। बिना किसी शोर शराबे के पुलिस ने एक मास्टर प्लान बनाया। इस प्लान के तहत हाउसकीपिंग के भेष में महिला कांस्टेबलों को तैनात किया गया, जिन्होंने बिना किसी को भनक लगे अंदर की हर एक गतिविधि का बारीकी से निरीक्षण किया और आखिरकार पीड़ितों तक पहुंचने का एक सुरक्षित रास्ता बना लिया। पूरे 40 दिन, ये वो समय था जब 6 अंडरकवर महिला पुलिसकर्मी उस ऑफिस फ्लोर पर तैनात रहीं। वो वहां सिर्फ साफ सफाई का काम नहीं कर रही थी, वो हर उस बातचीत, हर उस भद्दी टिप्पणी और हर उस शारीरिक दुर्व्यवहार को बड़ी पैनी नजर से देख और सुन रही थी जो वहां खुलेआम हो रहा था। इन 40 दिनों में उन्होंने अकाट्य सबूत जुटाए कि कैसे काम के दबाव का फायदा उठाकर लड़कियों का मानसिक और शारीरिक शिकार किया जा रहा था। अब सबसे अहम बात समझने वाली ये है कि केवल सबूत इकट्ठा करना ही काफी नहीं था। केस के लिए पीड़ितों के बयानों की जरूरत थी, लेकिन पीड़ित तो खौफ में थे। इसीलिए महिला पुलिस अधिकारियों ने ऑफिस के बाहर सेफ जगहों पर लड़कियों से गुप्त रूप से मुलाकात की। उनकी काउंसलिंग की गई और उन्हें ये अटूट भरोसा दिलाया गया कि पुलिस उनके साथ खड़ी है और उनके करियर या परिवार पर कोई आंच नहीं आएगी। इसी सुरक्षित बाहरी सपोर्ट नेटवर्क ने आखिरकार उस खौफ और चुप्पी के चक्र को तोड़ दिया और उनके रिकवर होने की प्रक्रिया शुरू हो पाई। और उस भरोसे का नतीजा इस एक संख्या में साफ दिखाई देता है, 9 एफआईआर। जी हां, केवल 9 दिनों के भीतर 26 मार्च से 3 अप्रैल 2026 के बीच इन दहशत में जी रहे कर्मचारियों ने हिम्मत जुटाई और 9 आधिकारिक एफआईआर दर्ज करवाईं। पहली 23 वर्षीय पीड़िता के आगे आने के बाद खौफ के साए में जी रहे बाकी लोगों को भी अपनी आपबीती सुनाने की हिम्मत मिल गई। ये पूरे केस का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। और अगर लग रहा है कि इस हैरेसमेंट का शिकार सिर्फ लड़कियां थीं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। एफआईआर में दर्ज एक पुरुष कर्मचारी की कहानी तो दिल दहला देने वाली है। उसे केवल इसलिए टारगेट किया गया क्योंकि वो रुद्राक्ष पहनता था। उस पर इतना ज्यादा काम थोपा गया कि वो मानसिक रूप से टूट जाए। उसे जबरन स्कल कैप पहनाकर नमाज पढ़वाई गई और जलील करने के लिए तस्वीरें ग्रुप में डाल दी गई। और जब उसने विरोध किया तो तौसीफ ने उसकी पत्नी की एक मेडिकल कंडीशन को लेकर इतनी नीच और खौफनाक टिप्पणी की, जो साफ दिखाती है कि ये सिंडिकेट साइकोलॉजिकल क्रूरता की किसी भी हद तक गिर सकता था। लेकिन ठहरिए, ये मामला केवल एक लोकल बीपीओ तक ही सीमित नहीं था। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को खंगाला गया, तो तस्वीर और भी डरावनी हो गई। ये साफ हो गया कि ये नासिक तक सीमित कोई छोटी मोटी घटना नहीं थी। इस सिंडिकेट के तार बहुत गहरे और बहुत दूर दूर तक फैले हुए थे, जिसने इसे सीधे तौर पर राष्ट्रीय सुरक्षा का एक गंभीर मुद्दा बना दिया। पुलिस की गहन जांच में 78 से ज्यादा संदिग्ध कॉल रिकॉर्ड्स और इनक्रिप्टेड चैट सामने आए। और पता है क्या, ये बात सामने आई कि इस पूरे गिरोह को कथित तौर पर मलेशिया में बैठा एक कट्टरपंथी हैंडलर ऑपरेट कर रहा था। स्रोत ये भी बताते हैं कि इस धर्मांतरण और हेरफेर के लिए विदेशों से फंडिंग भी आ रही थी। और जैसे ही इन इंटरनेशनल कनेक्शंस का खुलासा हुआ, भारत की टॉप खुफिया और एंटी टेरर एजेंसियां जैसे एनआईए, एसआईडी और एटीएस तुरंत इस जांच में शामिल हो गईं। इस भारी खुलासे के बाद जो हुआ वो एक बहुत बड़ा भूचाल था। सिक्योरिटी कारणों से बीपीओ को तुरंत बंद कर दिया गया और कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम पर भेज दिया गया। एसआईटी ने एचआर मैनेजर अश्विन चनानी समेत 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं इस मामले में एक नया ट्विस्ट तब आया जब निदा खान अपनी गिरफ्तारी से ठीक पहले अग्रिम जमानत खारिज होने के बाद फरार हो गई।
बचाव पक्ष ने कोर्ट में तर्क दिया कि निदा केवल एक टेलीकॉलर थी और वो गर्भवती थी, लेकिन अदालत ने जमानत देने से साफ इनकार कर दिया। कानूनी लड़ाई अभी भी जारी है। राजनीतिक हलकों में इससे कॉर्पोरेट जिहाद के एक संभावित मॉडल के रूप में भी जांचने की बात कही जा रही है। इन तमाम कानूनी और पुलिस कार्यवाहियों से परे जो पहलू सबसे ज्यादा चुभता है वो है इन 18 से 25 साल के युवा पीड़ितों पर पड़ा गहरा मनोवैज्ञानिक प्रभाव। गैसलाइटिंग और धर्म के नाम पर किए गए इस शोषण ने उनके अंदर गहरे मानसिक घाव छोड़े हैं। इस घटना ने कॉर्पोरेट सेफ्टी प्रोटोकॉल से लोगों का भरोसा पूरी तरह से हिलाकर रख दिया है। ये केस इस बात को बिल्कुल साफ कर देता है कि जब इंटरनल सिस्टम फेल हो जाते हैं तो युवाओं को बचाने और उनकी रिकवरी के लिए बाहरी बिना किसी समझौते वाले सपोर्ट नेटवर्क की कितनी ज्यादा जरूरत होती है। ये पूरा विश्लेषण हमारे सामने एक बहुत ही बेचैन करने वाला सवाल खड़ा कर देता है। नीतियां और प्रोटोकॉल कागजों पर भले ही कितने भी मजबूत क्यों न दिखें, लेकिन जब उन नीतियों को लागू करने वाले लोग ही जानबूझकर सिस्टम से समझौता कर लें तो क्या होता है। टीसीएस नासिक का ये मामला इस बात का एक जीता जागता उदाहरण है कि कैसे कॉरपोरेट मुनाफे और बैलेंस शीट के पीछे ऐसे खौफनाक और अंधेरे रहस्य छिपे हो सकते हैं। अब ये गंभीरता से सोचने का समय आ गया है कि हमारे वर्क प्लेस को वास्तव में सुरक्षित बनाने के लिए जवाबदेही का स्तर आखिर क्या होना चाहिए। इस विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।